प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है कि अगर हम मजबूत कदम उठाते हैं तो कोविड-19 की तीसरी लहर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ऐसा दुनिया के बाकी भी कई एक्सपर्ट अब कहने लगे हैं कि जो तीसरी लहर है वो स्ट्रेन उतना मजबूत नहीं होगा और जितना कि दूसरी लहर में है। लेकिन मसला यह है कि मजबूत कदम उठाएंगे तब हम जीतेंगे। तो मजबूत कदम कैसे उठाएंगे? आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े देखिए। किसी एक राज्य का उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, बिहार को चलिए मान लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बता दें कि बिहार में कुल कितने रेफरल हॉस्पिटल अभी चालू हालत में हैं, सामुदायिक अस्पताल कितने चालू हालत में और पीएचसी कितने चालू हालत में हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार के कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, कुल 400 से ज़्यादा रेफरल हॉस्पिटल बंद हैं। तो आपके पास अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सड़क के किनारे लोग तड़प तड़प के एक एक सांस के लिए मर रहे हैं। तो मजबूत कदम की उम्मीद नहीं है। इसलिए तीसरी लहर वैज्ञानिकों की निगाह में भले ही कमज़ोर हो, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर जो तस्वीरें हम और आप रोज़ देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भारत में तीसरी लहर भी खतरनाक होगी, क्योंकि हमारी सरकारों के पास आम आदमी के लिए कुछ नहीं है सिवाय चुनावी जुमले के। आरएसएस ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को भारतीय परंपरा के विपरीत बताते हुए इसे पूर्व नियोजित कहा है। देखिए, आरएसएस कौन है? वो तो एक रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है। आरएसएस का तो कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं। एक गैर रजिस्टर्ड संगठन भारत में पता नहीं इतने दिनों से कैसे चल रहा है, कौन अनुमति देता है उस संगठन को खड़ा करने का? और वो तो खुद एक संदिग्ध संगठन है, खुद कई दंगों में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आरएसएस की भूमिका संदिग्ध रही है। तो उसको तो कोई अधिकार नहीं इस मसले पर बोलने का। मुझे लगता है कि आरएसएस वालों को पकड़ के पहले जेल भेजा जाए और इनसे पूछताछ की जाए, तो बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं उनमें इनकी भूमिका सामने आ जाएगी। इस हिंसा, बंगाल हिंसा को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि वो विधानसभा स्पीकर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा वो किसी भी विधानसभा के किसी भी सत्र में भाग नहीं लेंगे। देखिए, ये एक राजनीतिक फैसला है। मुझे लगता है कि हिंसा की आलोचना सबको करनी चाहिए। ममता बनर्जी अब शपथ ले चुकी हैं, अब कोई बहाना उनके पास नहीं है और तत्काल इस हिंसा को रोका जाना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई राजनीतिक विरोध अपने तरीके से कर रहा है तो उसको आज़ादी है, वो करे। लेकिन लोकतंत्र में सदन में हिस्सा लेकर राजनीतिक विरोध होता है, सदन से भाग कर राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का तरीका नहीं है। इसलिए दिलीप घोष जी इस पर विचार करें और थोड़ा सा लोकतांत्रिक ये लोग हो जाएं, सदन में जाएं, वहाँ विरोध करें, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और थोड़ा सा लोकतांत्रिक भाजपाइयों को होना पड़ेगा। अब दिलीप घोष नहीं है लोकतांत्रिक, तो नहीं जानते लोकतांत्रिक तरीके वो। सेंट्रल विस्टा निर्माण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई पर विचार करने को कहा है। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले इस पर विचार करे और फिर वो विचार करेगा। तो पहले हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। सेंट्रल विस्टा ज़रूरी है क्या? अभी हम भूख से मर रहे हैं, हम एक एक ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, हमारे पास दवाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, मास्क नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और राजा का महल बनेगा। आप सोचिए, इतनी बर्बरता इतिहास के किताबों में हम लोगों ने पढ़ी है जिन राजाओं के लिए, उन्हें हम बर्बर राजा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा बनना जरूरी है, राजा का महल बनना इस समय जरूरी है कि सड़क पर ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे आदमी को ऑक्सीजन देना जरूरी है। कैसे कोई आदमी, मतलब मुझे संदेह हो रहा है एक शख्स पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो आदमी है भी या नहीं। राजमहल बनेगा और ऑक्सीजन के बिना आवाम मरे, किसी को फिक्र नहीं। ये समय सेंट्रल विस्टा का नहीं है। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी महल की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन दीजिए।